तो कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी क्लास 10th का हिंदी गद्य में सेकंड चैप्टर है ममता। और ममता पढ़े, ममता किसके द्वारा लिखित है? हमारे ममता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा एक लिखित निबंध है। और हम इसको जो प्यारे बच्चे चैनल पर हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब हम शुरू करते हैं। तो ममता हम शुरू करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। तो रोहतास दुर्ग का मतलब होता है महल। तो रोहतास महल के प्रकोष्ठ में मतलब कमरे में बैठी हुई है। ठीक है, कमरे में बैठी हुई है युवती जिसका नाम ममता है। स्वर्ण का मतलब होता है, मतलब क्या होता है? स्वर्ण का मतलब होता है नदी। ठीक है, प्रवाह को देख रही थी, मतलब उसके जो जल की धारा थी उसको देख रही थी। ममता विधवा थी। जो ममता थी वह विधवा स्त्री थी। उसका यौवन स्वर्ण के समान उमड़ रहा था। जो उसका यौवन था स्वर्ण के समान मतलब नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में रही थी। जो ममता थी वह उसके मन में क्या बहुत भारी वेदना थी। उसके मन में बहुत दुख था क्योंकि उसका जो पति था वह खत्म हो चुका था और उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मतलब जो वह जहाँ बैठी हुई थी तो वह जहाँ हर तरफ चारों तरफ क्या था? मखमल ही मखमल था। सुख की अनुभूति उसको हो रही थी, पर वह सुख उसके लिए क्या है? कांटों के समान था। रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। रोहतास दुर्गपति मतलब जो रोहतास महल था उसके मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। उसके लिए कुछ भी होना क्या था? असंभव था। जो मंत्री की बेटी हुई बताओ, किसी चीज उसके पास कोई कमी होगी ना? किसी बात कोई कमी नहीं होगी। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराशाय प्राणी है। कहने का मतलब जो हमारी जो हिंदू समाज में जो विधवा स्त्री होती है उसको काफी हीन भावना से देखा जाता है। मतलब उसको तब उसकी विडंबना कहाँ का अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि जो थे उनके प्रकोष्ठ में तो उसके कमरे में चुपचाप उन्होंने प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। जो ममता थी वह नदी के प्रवाह को देख रही थी अपने कमरे से बैठकर, और नदी की जो धारा थी, जो नदी का प्रवाह था उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। उसी में वो कौन थी? मग्न थी। और उसकी आवाज़ सुनकर ही अपने हृदय में उसकी वेदनाएं चल रही थी। वह उनको अब उसी वेदना में खोई हुई थी। उसको नहीं पता था कि उसके पिता ने उसके कमरे में प्रवेश कर लिया है। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित होते। इसने पलिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। उन चूड़ामणि जो थे बहुत परेशान उठे कि बताओ मैं इसे अपनी पुत्री के लिए क्या करूं जिससे ये सुख में रहे, इसका प्रसन्न रहे, हंसती रहे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। मतलब कुछ समय बाद चूड़ामणि फिर से उसके महल में आए। तब वह कैसे आए? तब वह 10 सैनिकों के साथ आए जिनके हाथ में बड़े बड़े थाल थे। उस थालों में क्या है अंदाज लगा लो, तो सोना चांदी जेवरात के मोतियों से भरे हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। जब ममता ने इतने 10 व्यक्तियों के कदमों के आवाज सुनी तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। तो उसने क्या देखा कि उसके पिता के साथ जो व्यक्ति आए तो उसके पिता ने उन्हें ऐसे कहा कि जो थाल है यहाँ रख दो और तुम वापस चले जाओ। तो सब क्या थाल रखकर पीछे मुड़ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो चूड़ामणि बोले, तेरे लिए बेटी उपहार, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में बिकट होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? तो तभी जो चूड़ामणि थे बोले, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्को स्वीकार कर लिया? मलेच्छ मतलब
दूसरा कोई अन्य व्यक्ति था, शत्रु व्यक्ति। मतलब इसका मतलब होता शत्रु व्यक्ति, शत्रु का प्रस्ताव आपने स्वीकार कर लिया। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने कहा हम लोग ब्राह्मण हम इतना सोना लेकर क्या करेंगे, ये अनुचित है, गलत है। इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है, इस दिन मंत्रित्व न रहेगा और तब के लिए बेटी। जो चूड़ामणि थे वो बोले बेटा अब कुछ दिन कुछ समय की बात है, किसी दिन शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर कब्जा कर लेगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, तो ये जो धन है मैं उसी दिन के लिए तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तभी हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? ममता थी बोली आप इतना साहस कैसे कर सकते हो, क्या हमको भीख नहीं मिलेगी क्या? अगर हम पर परेशानी आए तो क्या भगवान हमारी मदद नहीं करेगा? क्या कोई हिंदू पृष्ठभूमि पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि ये कहकर गुस्से में लौट गए कि तुम मूर्ख हो बेटी, जो इस उपहार को तो नहीं किया। दूसरे दिन जब डोलियों को ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहिता दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। चूड़ामणि थे वहीं ढेर हो गए और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग पर फैल गए, पर ममता ना मिली। जब दूसरा दिन हुआ तब क्या हुआ, तब कुछ डोलियां आई, उनमें औरत के वेश में जो शेरशाह सूरी के सैनिक बैठकर आए थे। चूड़ामणि मंत्री थे रोहितास दुर्ग के, रोहितास महल के, तो उन्होंने कहा था इनको आप हटा दीजिए डोली में, देखें कौन है कौन नहीं इसमें। तब वहां के जो पठान सैनिक बोले इसमें औरतें हैं, आप इसको आप इनको सम्मान करने की जगह आप इनको अपमान कर रहे हैं, तो आप इसको नहीं देख सकते हैं। इतना कहते ही तभी उन पर आक्रमण हुआ। वही चूड़ामणि ढेर हो गए और जो राजा रानी थे, जो कोच था भाई शेरशाह सूरी ने सब पर कब्जा कर लिया और जो ममता थी वह वहां से निकल गई और वहां किसी भी सैनिक को ममता ना मिली। आगे काशी के उत्तर में धर्म चक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडर था। चूड़ा तृण गुमलों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। काशी के उत्तर में धर्म चक्र यानी कि हमारे धर्म चक्र मौर्य बिहार, बिहार मतलब होते हैं जो मंदिर होते हैं, ठीक है, बौद्धों के मंदिर होते हैं उनको बिहार बोलते हैं, बौद्ध बिहार, ठीक है, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। बौद्ध को जहाँ बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था, उपदेश ग्रहण किए थे। उसी स्तूप के उसी टूटे हुए स्तूप के पास में एक छोटी सी झोपड़ी में दीपक जल रहा था, वहाँ एक स्त्री का पाठ कर रही थी, भजन कर रही थी, ठीक है। अनन्यासी चंत यंतो माँ ये जना उपासते का पाठ कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश कृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु वह व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षक चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो वह बूढ़ी स्त्री पता कौन थी? वह बूढ़ी स्त्री ममता थी।
तो वह अपनी कुटिया में बैठकर पाठ कर रही थी। तभी हुमायूं जो भाग मुगल सैनिक आए, कौन था? हुमायूं था। तो हुमायूं जब आते हैं, ठीक है, वो कौन है? हुमायूं था। तो हुमायूं जब आते तो वो कहते हैं कि हम मुझे शेरशाह से बचा लो और मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ आश्रय दे दो। तो वह ममता कहती तुम भी उसी की तरह क्रूर और रक्त खून के प्यासे हो, हम तुम्हें आश्रय नहीं दे सकते, कहीं और आश्रय देख लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, मेरे पिता का वध करने वाला अतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। जो मुगल सैनिक था उसका क्या गला सूख रहा था, पानी से गला सूख रहा था, अब इतना भयभीत था कि एकदम गस खाकर गिर पड़ा। तभी ममता ने क्या किया, ममता ने उसको पानी पिलाया। तब उसने कुछ जब ममता ने क्या उसको पानी पिलाया, फिर ममता सोचने लगी सभी एक जैसे नहीं होते हैं, उस जो शेरशाह सूरी इतना विधर्मी था उसने मेरे पिता की हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊंगा। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिदेव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करोगे, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जानता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया कि टूटी हुई दीवार में चली गई भीतर। थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि में देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जो मुगल सैनिक था तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं ठहरने दे रहे, मत ठहरने दीजिए, मैं स्वस्थ होकर यहाँ से चला जाऊँगा। तब ममता के मन में आया कि हमारे यहाँ तो ये होता, अतिथि देवो, आए हुए के सम्मान करना, हम इसे वापस भेज रहे हैं कि तुम चले जाओ, हम इसकी रक्षा नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा ये महल है, महल झोपड़ी तो है, जो चाहे वो ले जाए, मैं कौन से ज़्यादा दिन जीने वाली हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तो उन्होंने ये भाव सोचकर उसको आश्रय दे दिया, उस झोपड़ी में उसको आश्रय दिया। और पास में एक दीवार थी, उस दीवार थी छोटी सी, मतलब पास में टूटी सी एक दीवार थी, उस दीवार में जाकर सहारा ले लिया ममता ने और उस पति को वहीं रहने। तो मैं जब सुबह हुआ, जब उन्होंने देखा प्रकाश में, तो वहाँ बहुत सैनिक खड़े हुए थे। तो वह अपने आप पछता रही थी कि क्यों मैंने इसको यहाँ जगह दी रहने के लिए। तो उन्होंने जो मुगल सैनिक थे तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब वो झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यह सब सुन तो यही प्रसन्नता चित्कार ध्वनि में प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा स्त्री कहाँ, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक चेष्ट हुई, और वह सतर्क हो गई और छिपने के लिए, ठीक है। वह मृगदाओं में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम किया तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार हो कह रहा है मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता की उम्र क्या है, अब 70 वर्ष की हो चुकी है, ठीक है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, मतलब ठंडों के दिन थे, ठीक है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, जो उसका शरीर था वो कंकाल हो चुका था, उसको वह खांस रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि उसका जीवन काल उस सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। जो ममता थी उसने अपना पूरा जीवन क्या किया, सभी के दुख सुख में हमेशा शामिल रही। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई
पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं इस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब क्या, तो बहुत दिन बीत गए। तो ममता ने कहा, ममता जब बीमार थी, बैठी थी और पानी पीना चाह रही, तो वहाँ की जो 2-3 स्त्रियाँ थीं गाँव की, उन्होंने उसको पानी पिलाया। तभी वहाँ पर क्या, एक घोड़सवार मुगल सैनिक आया और उसने कहा, मिर्जा ने जो नक्शा दिया है वो तो इसी जगह का दिया है, बताया कि इस जगह जाना और यहाँ पर उसका घर बनवा के देना है। तो अब यहाँ तो वो हो सकता है, वो अब इतने दिन बीत गए, अब बुढ़िया मर चुकी होगी। इस घटना को 47 वर्ष हो चुके, अब तो वह बुढ़िया मर चुकी होगी। उसके मन में ये बातें आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना, उसके पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। असुरोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी, आगे बढ़ते हैं, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। जो ममता थी तो उसने उसको सैनिक को बुलाया, उसके कान में आवाज़, उसने सैनिक को बुलाया, स्त्रियों से कहा, तो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि मुझे नहीं पता था कि वह शहंशाह है या साधारण आदमी है। मैंने, हाँ, उसने एक दिन यहाँ मेरी झोपड़ी में रुककर विश्राम जरूर किया था। मैंने उसको विश्राम के लिए आज्ञा दी थी, पर मुझे हमेशा यही डर रहता था कि कब पता नहीं किस दिन आप सब लोग सैनिक आओ, मेरी जो कुटिया झोपड़ी है उसको तोड़ डालो। मुझे हमेशा ये भयभीत रहा, पर भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ, तो अब चाहे कुटिया बन पे मेरी, चाहे महल बनवा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ। वह असुरी अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए। क्या वो वह जो घुड़सवार था वह वहाँ एकदम चकित होकर खड़ा रहा, और जो ममता थी उनके प्राण अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोट मंदिर बना है और उस पर शिलालेख लिखाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। मेरे बच्चों, पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। ममता, अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दूसरा पार्ट था और हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो प्यारे बच्चे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चे, आपके यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, यूपी बोर्ड 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने PY क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर लें। जो प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और उनको बताएं कि इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है और अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कोई भी अगर टॉपिक या कोई चैप्टर है मैथ का, हमारे मैथ में भी 1.3 कंप्लीट कर ली हमने, ठीक है। और ऐसी हमारी सामाजिक विज्ञान में भी क्लास चल रही है। सामाजिक विज्ञान की भी हमने क्लास कंप्लीट कर ली है, पहला यूरोप का राष्ट्रवाद, ठीक है। ऐसी हमारी अब साइंस की क्लास होगी। तो आप प्यारे बच्चों से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़े रहें। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही हम आशा करते हैं आप ऐसी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहिए, अपनी तैयारी को इसी जारी रखिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।